नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दर्दनाक मामले पे बात करने वाले हैं। न्यूजीलैंड में 2006-2007 के दौरान हुए पाकीज़ा यूसुफ और उनकी 3 साल की बेटी जोजो के हत्याकांड पर। जी, और हमारी ये चर्चा आधारित है पाकीज़ा और जोजो हत्याकांड, एक दिल दहलाने वाली सच्ची कहानी नाम के लेख के कुछ हिस्सों पर। कहानी शुरू होती है ऑकलैंड में, जहां पाकीज़ा अपनी बेटी जुवेरिया, जिसे सब प्यार से जोजो कहते थे, उसके साथ एक नई, एक सुरक्षित जिंदगी की उम्मीद कर रही थी। हाँ, पर जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, एक भयानक अंत ने उनका इंतजार किया। तो आज हम इसी की परतों को खोलेंगे। कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली जिंदगी इतने खौफनाक मोड़ पर पहुंची, कैसे सच इतने सालों तक छुपा रहा और आखिर में न्याय कैसे मिला। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं उस शख्स से जिसका नाम इस केस के केंद्र में है, पाकीज़ा का पूर्व साथी कमल ज्ञानेंद्र रेड्डी। हाँ, कमल रेड्डी। स्रोत बताते हैं कि वो काफी हिंसक था और शक्की भी। बहुत ज्यादा हिंसक, शक्की, और उसका स्वभाव भी काफी अस्थिर था। वो पाकीज़ा को धमकाता था, मारता पीटता था। वो रिश्ता खत्म होने के बाद भी उन्हें अपनी संपत्ति जैसा समझता रहा। यानी पाकीज़ा ने उसे छोड़ दिया था, पर वो मानने को तैयार नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही सोच, यही कब्जा जमाने की प्रवृत्ति उस रात की भयानक घटना का कारण बनी। जनवरी 2007 की वो रात सोचकर ही सेरन होती है। क्या हुआ था उस रात? स्रोत बताते हैं कि रेड्डी रात में उनके घर में घुसा और उसने पहले बिजली के तार से पाकीज़ा का गला घोंटा। ओह। और फिर, जो शायद इस केस की सबसे दिल दहला देने वाली बात है, उसने 3 साल की जोजो का दम घोट दिया, एक तक्के से। 3 साल की बच्ची का? क्यों? मतलब उसका डर था कि जोजो किसी को बता न दे कि वो गवाह बन सकती है। एक बच्चे को मार देना सिर्फ इसलिए कि वो शायद कुछ बोल दे, ये तो वहशीपन की हद है। इसके बाद उसने क्या किया? सबूत मिटाने के लिए हाँ। उसने पूरी कोशिश की। दोनों शवों को बोरों में बंद किया। बोरों में? हाँ, और फिर उन्हें ऑकलैंड में एक ब्रिज के नीचे ले जाकर कीचड़ में दफना दिया। कीचड़ में, ताकि मिल ना सके आसानी से। बिल्कुल। और घर से भी सारे सबूत मिटा दिए, कपड़े, बिस्तर, वो तकिया जिससे दम घोंटा था, यहाँ तक कि वो आयरन जिसे शायद हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया हो सकता है, सब कुछ नष्ट कर दिया। मतलब पूरी तरह से मामला रफा दफा करने की कोशिश। और इसके बाद? शांति। कितने साल? पूरे 6 साल, 2007 से 2013 तक। परिवार लगातार संपर्क करने की कोशिश करता रहा, पर कोई जवाब नहीं, कोई खबर नहीं। और पुलिस? उन्होंने शुरू में कुछ नहीं किया। पुलिस ने शुरू में इसे शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि शायद माँ बेटी भारत लौट गई हों या कहीं और चली गई हों। ये दिखाता है कि कैसे शुरुआती जांच में कभी-कभी चूक हो जाती है। तो 6 साल तक मामला बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा। परिवार के लिए कितना मुश्किल वक्त रहा होगा। यकीनन। फिर 2013 में कुछ बदला। क्या हुआ 2013 में? पुलिस को एक गुमनाम सूचना मिली, एक टिप, और उसी टिप ने इस ठंडे पड़े केस को फिर से खोल दिया। अच्छा, और शक किस पर गया? शक की सुई सीधे कमल रेड्डी पर जा टिकी। लेकिन दिक्कत ये थी कि रेड्डी सारे भौतिक सबूत तो मिटा चुका था। तो अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि साबित कैसे करें। कोई सीधा सबूत नहीं था। बिल्कुल। और यहीं पर जरूरत पड़ी एक बहुत ही सोची समझी योजना की। ऑपरेशन कैनवस। हाँ, वही। 2014 में न्यूजीलैंड पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कैनवस। उन्होंने एक नकली क्राइम सिंडिकेट बनाया। नकली क्राइम सिंडिकेट मतलब? हाँ, अंडरकवर ऑफिसर्स ने अपराधी बनकर रेड्डी का विश्वास जीता। उसे यकीन दिलाया कि वो भी बड़े अपराधी हैं और उसकी मदद कर सकते हैं। और ये तरकीब काम कर गई? हाँ, करीब 6 महीने लगे, लेकिन रेड्डी उनके जाल में फंस गया। उसे लगा कि वो अपने जैसे लोगों से बात कर रहा है, और उसने सब उगल दिया। सब कुछ? हाँ। उसने मान लिया? न सिर्फ माना, बल्कि विस्तार से बताया कैसे उसने पाकीज़ा को मारा, फिर जोजो को, शवों को कहाँ दफनाया, सबूत कैसे मिटाए। वो पुलिस को उस ब्रिज के नीचे वाली जगह पर भी ले गया। उसने खुद बताया? हाँ। और सबसे ठंडी, सबसे भयावह बात जो उसने कही वो थी, मैंने जोजो को मारा क्योंकि वो बोल सकती थी। रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इस इकबालिया बयान के बाद तो केस में जान आ गई होगी। बिल्कुल। केस बहुत मजबूत हो गया। 2016 में मुकदमा चला। रेड्डी ने आखिर तक खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की। उसने कहा कि पुलिस ने उसे फंसाया है, कहानी गढ़ी है। लेकिन सबूत तो थे अब। हाँ, फोरेंसिक सबूत जो शवों से मिले, ऑपरेशन कैनवस की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग और उसका अपना कबूलनामा,
ये सब उसके खिलाफ थे। और फैसला क्या हुआ? न्याय मिला? हाँ, अदालत ने उसे पाकीज़ा और जोजो दोनों के हत्याकांड का दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें कम से कम 21 साल उसे जेल में बिताने ही होंगे, बिना पैरोल के। 21 साल कम से कम। और साथ ही ये भी तय हुआ कि सजा पूरी होने के बाद भी वो 2036 तक न्यूजीलैंड छोड़ नहीं सकता। इस केस का समाज पर भी काफी असर पड़ा होगा, खासकर जब ये बातें सामने आई। वो जोजो की नीली ड्रेस वाली तस्वीर। हाँ, वो तस्वीर बहुत मासूम और उतनी ही दिल दहला देने वाली, वो मीडिया में छाई रही और उसने न्यूजीलैंड में लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं रहा, बल्कि ये घरेलू हिंसा की त्रासदी, उसकी भयावहता और समाज में बच्चों की असुरक्षा का एक दुखद प्रतीक बन गया। ये दिखाता है कि कैसे बंद दरवाजों के पीछे का सच कितना डरावना हो सकता है और हम अक्सर उसे देख नहीं पाते। तो आखिर में इस पूरी कहानी से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? न्याय तो मिला, पर बहुत देर हो चुकी थी, 2 जानें जा चुकी थी। हाँ, सबसे बड़ा सबक यही है। ये कहानी है घरेलू हिंसा की, सच के सालों तक दबे रहने की और फिर एक जटिल पुलिस ऑपरेशन से मिले न्याय की। पर वो न्याय उन 2 जिंदगियों को लौटा नहीं सका। यह हमें सिखाता है कि घरेलू हिंसा के जो संकेत होते हैं या जो पीड़ितों की खामोशी होती है, उसे नजरअंदाज करना कितना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बिल्कुल, और सच को समय पर सामने लाने की कोशिशें कितनी जरूरी हैं। अंत में एक सवाल जरूर छोड़ जाता है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास भी खतरे के कितने ही संकेत मौजूद होते हैं, जिन्हें हम शायद जानबूझकर या अनजाने में अनदेखा कर देते हैं। और उस अनदेखी की अंतिम कीमत वो कितनी भयावह हो सकती है, ये कहानी उसका एक बहुत ही स्याह उदाहरण है।